एक तरफ में लास्ट क्वेश्चन किया था वो दो टेबल्स के लिए दो कंस्टेंट्स के लिए था, है ना। कंस्टेंट्स कितने इन्वॉल्व थे, दोनों लेस देन नेगेटिविटीज के लिए। अभी भी हम जो कर रहे हैं वो लेस देन नेगेटिविटी के लिए ही करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन के लिए ही करेंगे, बट कंस्टेंट्स जो होंगे वो तीन होंगे। क्लियर, इस पर बेस डिफाइन कर रहे हैं। देखिए मैक्सिमाइज z 2x1 plus 5x1 plus 7x2 such that 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equals to 100, x1 plus 4x2 plus 2x3 less than equals to 100, x1 plus x2 plus 3x3 less than equals to 100, and x1 x2 x3 all are positive. ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 plus 5x2 plus 7x3, 3x1 plus 2x2 plus 4x3 less than equals to 100, x1 plus 4x2 plus 2x3 less than equals to 100, x1 plus x2 plus 3x3 less than equals to 100। ठीक है, ये आपके पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सबसे पहला कंसेप्ट होता है चेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइजेशन, सो वी कैन स्टार्ट सिंपलेक्स। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, all the values of b are positive or negative. They must be positive. They must be positive. If they are negative, so multiply by negative sign and convert into positive. So after multiplication, inequality is also changed. Less than convert to greater than convert to less than. Okay? So all the values of b's, b1, b2, b3, all are positive. Second condition satisfied. Next, third point. Check inequalities. All the inequalities are less than. ठीक है, सारी inequalities क्या है, less than. When the constants are in less than equals to sign, then we must introduce slack variables. ठीक है, and the cost of slack variable is always zero. ठीक है, उसकी cost हमेशा जीरो होती है, slack variable इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी एक और चीज, अभी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सभी में तीन वेरिएबल है, तो जब हम तीन और इंट्रोड्यूस करेंगे तो तीन कौन से रहेंगे, इसमें एक करेंगे x4, इसमें एक करेंगे x5, इसमें एक करेंगे x6। क्लियर, तो ऊपर यहाँ तीन होंगे ऑब्जेक्ट फंक्शन में और यहाँ पर तीन होंगे। जब आप रिड्यूस करोगे प्रॉब्लम को तो वो 6 वेरिएबल सब जगह दिखने चाहिए। अगर 2 स्लैक वेरिएबल होते हैं तो सब जगह 2 प्लस होने चाहिए, 4 होते हैं तो सब जगह 4 प्लस। क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, तो सबसे पहले इन द above LBC we introduce slack variables x4, x5 and x6 to the constants. Then the LBP becomes, हमेशा न्यूमेरिकल पहले गिवन प्रॉब्लम से होंगे, गिवन LBP is then here, so maximize लिखने का तरीका और समझ लेना। मैक्सिमाइज z is 2x1 plus 5x plus 7x3 such that first constant 3x1 2x2 4x3 introduce slack variable x4। क्लियर, फिर उसके बाद में सेकंड कंस्टेंट x1 plus 4x2 plus 2x3। सो अभी आप पहले इसको लिखोगे 0x4 बराबर कर देंगे, एक में एक इंट्रोड्यूस होगा मतलब x5। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास में x1 plus x2 plus 3x3 plus 0x4 plus 0x5 plus x6। क्लियर, तो आप चेक कर लीजिए, एक एरम और एक हमने लिखा, तीनों स्लैक वेरिएबल आ गए, तीनों स्लैक वेरिएबल एक एक करके इंट्रोड्यूस कर दो, अब सबको बराबर कर दो। जैसे यहाँ x4 है तो 0x5 plus 0x6,
यहाँ 0 F6 यहाँ ऑलरेडी दोनों जीरो है. All the iniquities convert into equations. They are 100, 100, 100. ठीक है. And x1, x2 टोटल कितने हो गए? x6 और r पॉजिटिव. यहाँ पर भी तो 6 ही होने चाहिए, 2 या 3. ऐसा नहीं यहाँ पर 3 लिखे हुए तो यहाँ पर 3 होने चाहिए. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेक करो, ये नहीं है. ठीक है. तो अब इनकी कॉस्ट हमेशा क्या होती है? 0. तो 0 x4, 0 x5 एंड 0 x6 एक्टिविटी कंप्लीट हो. सबसे पहले से ये होता है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी प्रैक्टिस करते गए इन चीजों को आराम से देना. जिस दिन तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप हाथ चलेगा, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा मैं क्या लिखता हूँ क्या नहीं, ऑटोमेटिकली हाथ चलेगा. ठीक है ना. अभी एक एक चीज को अच्छे से देखो कैसे करना है, कैसे कर पाओ, है ना. ये हो गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, बस नेक्स्ट तरीके से. ठीक है. एक फर्स्ट सी ए बी सी बी बी एक्स बी एक्स बी. ठीक है. आपके पास सबसे पहले सी के क्या है? कॉस्ट. कॉस्ट कितना है? 257 0 0 0. फिर y1 y2 y3 y4 y5 एंड ये उसके अंदर ही आनी चाहिए. कहीं और आते हैं तो ऐसे लिखते हैं y5, उसको नीचे मतलब फिर पता चला तुमको यहाँ का 5 पढ़ लिया. ठीक है ना. तो ऐसी गलतियां मतलब जो पढ़ना तो वाले ब्लॉक के अंदर काम करो. कि आपके पास में ये फिक्स होगा. फर्स्ट सेकंड पे ध्यान से लेना. सबसे पहले प्रवाही तरीके से बढ़ते, उसके बाद में तीनों 100 यहाँ पर ये बी लिखा जाता है. फर्स्ट टेबल में हमेशा सबसे पहले बेसिस बनाया जाता है. ठीक है. बेसिस में, बेसिस के अंदर आपके सॉरी सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनी जाती है ना. फर्स्ट टेबल के अंदर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब ये सारे ये जितना भी लिखा हुआ है ऐसे जैसे लिखना उसी तरीके से. क्या क्या है? 3 2 4 1 0 0 1 4 2 0 1 0 एंड 1 1 3 0 0 1. ये बाय डिफॉल्ट 0 होते हैं 100%. तो ये तो आसानी से हो गया. ठीक है. उसके बाद में हम अब बेसिस बनाएंगे. बेसिस में क्या होता है? जो यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा वो बेसिस में जाएगा. यूनिट मैट्रिक्स मतलब जो 1 0 0 1 है. देखो यहाँ पर तो बना है, यहाँ पे बना है. अब मैं क्या बोलता हूँ 1 देखो, बच्चा बोलता आगे का 1 देखो, ये वाला देख लेते हैं. ऐसा नहीं, यूनिट मैट्रिक्स का ये फर्स्ट 1 के ऊपर कौन है? y4. इधर आकर के x4 हो जाएगा. सेकंड में चलो 1 मिला, ऊपर कौन है? y5. इधर आकर के क्या हो जाएगा? थर्ड पर देखो, थर्ड पर कौन है? 1. ठीक है ना. यहाँ पर आपके पास 1 है तो ये 1. क्या आपका थर्ड पे अगेन क्या है? 1. कौन सा एलिमेंट है? y6. यहाँ क्या हो जाएगा? x6. यहाँ पर आपके पास अल्फा4 अल्फा5 अल्फा6 वेक्टर फॉर्म हो गई. उसके बाद में कॉस सी की कॉस्ट ऑफ बेसिक वेक्टर. इन्हीं सभी की ये 4 5 6 ये 4 5 6 के ऊपर कॉस्ट लिखी हुई है 0 0 0. पहली टेबल सॉल्व करना बहुत आसान होता है. जेड माइनस सी निकालना है. तुम्हें पता है पहली टेबल में 100% टेस्ट में वो आता है कि मैट्रिक्स बनाता है. तो ये भी निश्चित है कि सारी कॉस्ट 0 होनी है. 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, अगेन 0 आना है तो डायरेक्टली माइनस सी होगा. अब इतनी कॉमन सेंस हमको होनी चाहिए कि डायरेक्टली क्या होगा? माइनस सी होगा. तो आप देखो 0 into this all 0 0 minus 2 0 minus 5 0 minus 7 है ना. अब एक और चीज यहाँ पर कभी कभी क्या होता है जैसे ऊपर -7 आ गया. अब बच्चा क्या बोलता है 0 -7 वो दिखते हुए भी -7 नहीं लिखेगा उसको. भैया माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? प्लस है ना. इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं. सोचोगे सर हम ऐसे तो नहीं करते हैं लेकिन होता है. ठीक है ना. तो आपको यहाँ पर इस प्रॉब्लम यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. क्लियर है. अब हम क्या चेक करते हैं? मोस्ट नेगेटिव बिकॉज वी वांट टू एंटर वेक्टर.
सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, क्यों नहीं ऑप्टिमल? ऑल ZJ minus CJ not greater than equals to 0 implies above BFS is not optimal. हमारा BFS ऑप्टिमल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है अब मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एक एंट्री वेक्टर चाहिए होगा, है ना? एंट्री वेक्टर मेरे पास कौन होगा? मोस्ट नेगेटिव -7, ये मेरे पास सोर्स कॉलम का है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक होगा जो की एलिमेंट होगा, बट कौन? क्योंकि जो की एलिमेंट होगा वही बताएगा इनमें से बाहर कौन जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम रेशियो। क्लियर? मिनिमम रेशियो कैसे करते हैं? सोर्स कॉलम जिसमें आपने एंट्री करी है उसके एलिमेंट्स को बी में डिवाइड करो कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे ये सोर्स कॉलम है आपके पास 4 है ना, तो 100 में 4 का डिवाइड करो 25, 100 में 2 का डिवाइड करो 50, और 100 में 3 का डिवाइड करो तो 100 बाय ये 3 वैल्यू आ गई। मिनिमम क्या है? 100/3 नहीं 25 आएगा। ठीक है, तो कौन सा है? 25। क्लियर? 25 है, जहां एरो लगाओगे ये कहलाती है सोर्स। अब इसके डिवाइड से हुआ 4 के डिवाइड से। भाई आगे क्या था? 100/4 में था, तो किसके डिवाइड से हुआ? 4 के डिवाइड से, तो 4 इज द बात में आ गई। एंट्री वेक्टर कौन है? y3 मतलब x एक्सिस, इधर हमेशा x की फॉर्म में लिखना उसको। डिपार्टिंग वेक्टर कौन है? इसके सामने कौन आया? x4, तो डिपार्टिंग वेक्टर इज x4, ठीक है। तो हमारे पास एंट्री वेक्टर कितना है? x6, डिपार्टिंग वेक्टर कितना हो गया? x4, और की एलिमेंट है ना। ये आगे आगे की चीजों लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अब अपन टेबल सेटिंग शुरू करते हैं। टेबल जो तुम ये एरो लगा रहे हो ना, वो एक काम है, तुमको क्या क्या एरो लगाने हैं? 1 2 3 और ये 4, बस। बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, कोई साइड नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। टेबल बिल्कुल साफ सुथरी, और जैसे ही साइड में है लाइन पर आप ऐसे एक लाइन खींचोगे, जो कैलकुलेशन करनी है इधर करनी है। कई बच्चे ऐसे टेबल तो पीछे कैलकुलेशन करने बिल्कुल मत करना। टेबल बिल्कुल एक के नीचे एक क्लियर होनी चाहिए, पहली टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, उसमें केवल तुमको एक 3 एरो होने चाहिए, एक की एलिमेंट होना चाहिए, बात खत्म। जो कैलकुलेशन करनी है राइट हैंड साइड हो, वरना कचरा हो जाएगा, तुमको नहीं पता चलेगा पेयर क्या और रफ क्या है, मार्क्स तुम्हारे करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सेम टेबल सीजे बी सीबी बी एक्स, वापस से 2 5 7 0 0 0 y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। सेकेंड टेबल में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम फिर क्या करते हैं? बेसिस। क्लियर? बेसिस में देखो 4 डिवाइड हो गया, डिवाइड हुआ, डिवाइड, इसकी बजाय कौन आया? तो बस ये पोजीशन बदलेगी। पहले लेक्चर में हमने बताया कैसे बदल किया ना, तो हमने यहां पर लिखा x, इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। x6 पे कोई पड़ा? नहीं पड़ा। सेम अल्फा3 अल्फा5 अल्फा6, 3 की कॉस्ट में 3 है 7, इन दोनों की जो बेसिस में 100% यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। बेसिस में कौन है? 3 5 और 6। 3 के सामने 3 पे जाओ 1 लिखो बाकी 0, 5 के सामने 5 पे जाओ 1 लिखो बाकी 0। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 1 0 0 0, 5 के सामने 1 0 0 0, 6 के सामने 1 0 0 0। तुम सोच लो तुमने इतनी कैलकुलेशन डायरेक्ट कर ली, वरना निकालने पसंद नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट टेबल में आप जाते हो, आपको देखना है प्रीवियस टेबल में सबसे पहले हमेशा वो रो बनती है जिसमें की एलिमेंट होता है। धरती का सिंप्लेक्स मेथड का कोई से क्वेश्चन हो, चाहे 3 आपके पास कंस्टेंट हो चाहे 10, सोर्स एक होता है, उसके अलावा नहीं होता है। सोर्स बदलते नहीं है,
समझ आ रही? आपको जब पहली रो सोर्स रो बनती है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो भी बनानी है वो हमेशा सोर्स रो की हेल्प से ही बनेगी। जब आप प्रीवियस में जाके पढ़ोगे और प्रेजेंट में पढ़ोगे तब भी हमेशा हेल्प इसके लिए सोर्स रो, और वो बदलती नहीं है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो मिड में हो, चाहे लास्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ठीक है। सोर्स रो कौन सी है? फर्स्ट। की एलिमेंट क्या है? पहले 4 से डिवाइड करें। पहली लाइन बहुत आसानी से बन जाती है ना? बस सेकंड और थर्ड तो कैलकुलेशन, बाकी तो खत्म है। ठीक है, तो फर्स्ट में 4 का डिवाइड करते हैं। 100 में 4 का डिवाइड किया 3 बाय 1 बाय 2, ये ऑलरेडी बना लिया। 4 पर बनता है 1 बाय 2। बताओ कितना आसान है। अब तुमको चाहिए 1, 2, 3 और 4। ये प्रीवियस है, ये प्रेजेंट। प्रीवियस पर आपको देखना है कि ये 4 डॉट है, यहाँ पर कौन सी वैल्यूज है वो देखनी है ना? देखते हैं। प्रीवियस के यहाँ कौन है? 100 है। y1 के सामने कौन है? 1 है। y2 के सामने कौन है? 4 है। और y4 के सामने कौन है? 0 है। अंजलि देख लो, ये प्रीवियस, प्रेजेंट, सोर्स रो मेन है जो पहले बन चुकी है। ठीक है, आपको देखना जो खाली स्थान है उसके सामने कौन से एलिमेंट है सोर्स रो, वो ही लिखने हैं। कौन कौन से है? 35 है, 3/4 है, 1/2 है, 1/4 है। क्लियर? फिर ये यहाँ आपके पास में जो होता है उसके एलिमेंट होते हैं सोर्स रो के एलिमेंट। ठीक है, फिर प्रीवियस क्या है? कौन से रो कैलकुलेट कर रहे हैं? सेकंड रो में की एलिमेंट के सामने कौन है? 2, तो उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई, देन माइनस करना है, माइनस 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 माइनस, सॉल्व। बस कभी ऑलरेडी माइनस होता है तो फिर माइनस एक और हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब 100 माइनस 50 पहला एलिमेंट आया। फिर इधर आ जाओ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 3/2, यही करना है जो भी करना है। तो 1 माइनस 2 3/2 कितना हो गया? माइनस 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आ जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 3। फिर इधर आ जाओ, 2 0 माइनस हाफ। अब कोई इसको भी ऐसे सॉल्व करता है तो उसकी गलती है कि 0 माइनस हाफ मेरे माइनस हाफ आएगा, इतना तो करो यार, खड़ी है स्टूडेंट को, है ना? ऐसे करोगे तो फिर भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया मेरे पास में सेकंड। यहाँ तक तो जाओगे। अब क्या बचे? फिर देखो 1 2 3 4 कहाँ जाएंगे? प्रीवियस। प्रीवियस देखेंगे इन 4 का कौन है? कौन कौन है? 100 1 1 0, यही है प्रेजेंट। अब कौन से लेंगे इसके सामने वाले? फर्स्ट रो। अब बच्चे का सूत्र पहली लाइन थी, हमारे पास कुछ था ही नहीं तो हमने पास उठा लिया। अब तो मेरे पास नहीं आ रही सेकंड, तो वो उठाना चालू करता है ये 50 1/2 3, और फिर बोलता मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा आंसर नहीं आ रहा। कहां से आएगा? ये कभी नहीं बदलता है, सोर्स एक होता है। अब तो तुम्हारे सोर्स ही बदल लो। सोर्स मतलब मैं अच्छी भाषा में समझाता हूँ, पापा एक होते हैं, जो चाहिए उनसे चाहिए, पापा नहीं दे रहे तो दूसरे पापा, ये इनसे ले लेंगे। सोर्स तो एक है तुम्हारे घर का, तो उसका भी सोर्स एक है कि मेरे को जो चाहिए अब इससे चाहिए, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। तो आपके भी सोर्स कौन है? फर्स्ट रो। अभी इस टेबल के लिए केवल तो आपको बाकी जितनी रोज निकालनी है फर्स्ट रो की हेल्प से ही निकलेगी, उसके अलावा किधर भी नहीं जानना है। जानने की आदत पड़ी हुई तो करो, केवल इसमें देखो, समझ आई? तो अब अपने पास में चलता है इधर, ये 4 दिए, ये नहीं बदलेंगे, देखना यही 25 रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा और यही रहेगा। देखो इसके सामने 25 पहला 25, इसके सामने 3/4 3/4, इसके सामने 1/4 1/4, और फिर 1/4 हो गए। अब बताओ ये बदले क्या? बदले ये नहीं उठाए, ये नहीं उठाए जाएंगे,
क्लियर है? अब जिस रो को आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें की सामने कौन है? 3 है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 3 एंड 3 माइनस कर दे, सॉल्व कर। 25 की 75, 100 माइनस 50 25 25। ठीक है, अब 1 माइनस 9 बाय माइनस 5 माइनस 5 बाय 2। क्लियर? फिर इधर आ जाओ, 1 माइनस 3 बाय 2, ये माइनस का 1 बाय 2। फिर माइनस का 3 बाय 4, 0 माइनस 3 बाय 4 माइनस का 3 बाय 4। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बैठे मत रहो, क्या आराम से पूछेंगे। कोई डाउट है? कोई प्रीवियस रो है, तीनों टेबल बनी है नहीं बनी? आराम से बनी। हमें केवल फर्स्ट रो को सोर्स रो को आना था, इस टेबल के हमने सॉल्व कर दिया है ना। देखो बेटा एक चीज समझो, 1 माइनस 3 बाई ऊपर 3 नीचे 2, इन दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर सेम रहता है ना। ऊपर बड़ा है तो नेगेटिव हो गया, माइनस हाफ ये रहा। इधर आ जाओ, 1 माइनस 9 बाई 4, 9 में से 4 गए 5, ये तो है, ये रहा 5, नेगेटिव ऊपर है माइनस। सॉल्व करनी, अब तो इसको ऐसे 4 4 माइनस 9 माइनस का 5 4, जितनी देर लगाना चाहो लगा सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर। बच्चा 2-2 घंटे 24 घंटे लगा देता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर भी नहीं होता है। सोचो, तो ऐसा नहीं करना है, बहुत आसान है, आराम से करते हैं सीधा। और भी आए तो मैंने कर लेना कि अपने कैसा वाला दिमाग लगाया ना, गड़बड़ हो गई। सीधा सीधा कोई सा देख लो, 1 माइनस यहाँ पर मान लो 9/3 है, जल्दी हो गया 9/5 है, तो माइनस में हो जाएगा 4/5, है ना। ये नेगेटिव साइन नीचे डिनोमिनेटर बदलता नहीं है, दोनों का डिफरेंस लिख दो, आंसर आ जाएगा। तुम्हारी कैलकुलेशन ही आसानी है। मैं पहले है ना डायरेक्ट करता था ये कैलकुलेशन, ये ऐसे कॉमन लिखते हम यूज करते थे, ये बच गया ये बच गया, इसमें गया उसमें गया। और मेरे को कोई बोल देना तो नहीं होता कैसे, क्योंकि तुम्हारा बड़ा बड़ा कैसे आदत हो गई, जैसे रहोगे वैसे हो जाओगे। समझ गए? चले नेक्स्ट। अब देखो जेड जे माइनस सी, अब कितना दिमाग लगाओगे, दोनों को बेचारे चीज हो क्या बिगाड़ ले। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 7। अब तुम इनको बेमतलब जीरो को मल्टीप्लाई कर करके जीरो को जोड़ते जाओ और कुछ होते रहो, तो तुम कैलकुलेट करो। सीधा क्या करना है, 7 इंटू 3/4। ये कैलकुलेशन लिख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 इंटू 3/4 कितना हो गया? 21/4 माइनस, ठीक है ऐसे ले लो 21 माइनस 8 बटा 4, ये यार कितना हो गया? 30/4 पॉजिटिव है। फिर 7/2 माइनस 5, क्या हो गया? 7 माइनस 10/2 माइनस 3/2, ये हो गया माइनस का 3/2। अब 7 इंटू 1/4 7/, इनको देखने की जरूरत है, केवल हमें क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव अभी भी है, तो हम फिर लिखेंगे ऑल जेड के माइनस सी के नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implies above BFS is not optimal। ये ऑप्टिमल नहीं है। मोस्ट नेगेटिव कौन है? माइनस का 3। ठीक है, क्या निकालेंगे? ठीक है, मोस्ट नेगेटिव ये है। अब इन तीनों में से कोई एक जाए। अब तुमको यहाँ पर एक चीज है, इन तीनों में से कोई एक जाएगा, लेकिन ये कभी भी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने कभी नेगेटिव साइन की एलिमेंट नहीं होगा। मतलब 25 में 1/2 का डिवाइड हो गया, 25 1/2 50 हो गए, तो 25 में हाफ का डिवाइड किया तो 50 हो गए। फिर उसके बाद 50 में 3 का डिवाइड कर दो, मिनिमम क्या है इन दोनों में से? 50/3, और इसका डिवाइड करेंगे नहीं। मैंने इसको फॉलो करा था तो नेगेटिव आ अब इन्होंने लिया माइनस साइन, ये है लिया। अब तो तुम्हें हाथ पड़ेगा ना, नेगेटिव कभी की एलिमेंट नहीं है। अब एक चीज नोट कर लेना, वापस वीडियो नोट कर लिख लेना, नेगेटिव और जीरो
कभी की एलिमेंट नहीं होते। क्यों? ये डिवाइड किसको है? रिक्वायरमेंट। रिजल्ट क्या है? रिक्वायरमेंट। लास्ट में आंसर क्या है? डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लास्ट में लिख दो ना x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मान लो यहाँ पर आंसर आ गया और ये नेगेटिव रह गया -25, सो थर्ड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। कहां से उसकी आंसर तो यही पढ़ते हो ना, तो आ नहीं सकता, फिजिकल सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्योंकि फिजिकल सॉल्यूशन दे सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। दैट इज फिजिकल सॉल्यूशन। और फिजिकल ही नहीं हुआ तो बेसिक फिजिकल होना ही नहीं, बेसिक फिजिकल नहीं हुआ तो ऑप्टिमल नहीं होना है। तो नेगेटिव कभी नहीं होगा, जीरो। अगर किसी चीज में जीरो का डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। आप कहते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट कुछ होना चाहिए। एक पक्ष तो ये हो गया मैथमेटिकल। दूसरा, आप रिक्वायरमेंट में डिवाइड करते हो। रिक्वायरमेंट मतलब होती है आवश्यकता। आवश्यकता जो होती है जो तुम्हें चाहिए, वो नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर तुमने किसी वैल्यू में नेगेटिव का डिवाइड किया तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो आवश्यकता भी है तुम्हारी, लेकिन नेगेटिव में, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा, आपके पास में अगर आप 0 का डिवाइड करते हो तो आवश्यकता है इनफाइनाइट, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी पूरी हुई नहीं है, मर जाता है, लेकिन इनफाइनाइट आवश्यकता है पूरी उसकी नहीं हो सकती। तो दोनों ही कंडीशन में ना तो 0 कभी की एलिमेंट होता है, ना नेगेटिव कभी की एलिमेंट होता है। तो इसलिए हम एक से तो बची गए। अब इनमें से मिनिमम कौन है? 55। इसका मतलब है सोर्स हो यो, किसके डिवाइड होगा? 3 के डिवाइड। सो 3 इज द आंसर है। अब हमारे पास तो सोर्स हो कौन सी वाली? सेकंड। पहले वाली में कौन सी थी? फर्स्ट। अब जो काम पहली वाले टेबल में फर्स्ट ने किया था वो काम अब सेकंड। क्लियर? थर्ड टेबल। 5 7 0 0 0 y1 y2 y3 y4 y5 and y6। क्लियर? एंट्री वेक्टर y2 मतलब x2। डिपार्टिंग वेक्टर इसके सामने कौन आ रहा है? तो डिपार्ट कौन करेगा? x5। तो x2 जो जाएगा वो किसकी जगह बैठेगा? x5 की जगह। तो x5 ढूंढ लो, ये हम इसी जगह पे बैठा देंगे किसको? बाकी दोनों नहीं बदले, नहीं बदले मतलब x3 x6 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 6। 3 की कॉस्ट 7, 2 की कॉस्ट 5। ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर जाए, तीसरे का काम नहीं। जो यहाँ है वो 100% यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा। तो देखो 3 के सामने 3 पे गए, बाकी सारे 0। 2 के सामने 2 पर गए, बाकी सारे 0। 6 के सामने 6 पर गए, बाकी सारे 0। बताओ कितना आसान है? ठीक है। अब सबसे पहले कौन सी लो बनती है? इसमें की एलिमेंट होता है, सोर्स है ना। की एलिमेंट कितना है? कैसे बनाते हैं? डिवाइड ऑल द एलिमेंट्स। डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 3 माइनस 1 बाय 6 फिर माइनस 1 बाय 6 फिर 1/3। अब तुम्हारे सोर्स लो ये है। तुम्हें डाउट होता है तो एक पेंसिल से यहाँ पे निशान लगा लो, बाद में हटा देना, ताकि तुमको याद है मुझे यही लेना है ना। जो साइड में से उसमें यही लेना है, फिर हटा देना, छोड़ मत देना। ठीक है, बुलंद कर लो, भूल जाए तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी देर में बीच में कोई कॉम्पाउंड लग जाता है तो पता नहीं क्या ही लेना है, दूसरा ले लेते है ना। तो अभी क्या लेना है? सेकंड। जो काम पहले फर्स्ट के साथ हुआ था वो सारा काम सेकंड। देखो बहुत इज्जत से हो रहा है ना सब काम राइट साइड में, इधर बिल्कुल साफ सुथरा है, ऐसे ही चाहिए। या बीच में बहुत कुछ आ गया कैलकुलेशन, समझ आ गई? और एक क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है ना, ऐसे लिखो, बता दिया, अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। अब चले, अब कितने स्पेस है? 1 2 3 4 भाई अब 4 जगह है, 4 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
वन बाय फोर जीरो। आराम से यहाँ देखो ऊपर पढ़ने में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत नंबर पढ़ने में आ जाते हैं। सीधे यहाँ देखो इसके ऊपर कौन है बी, यहाँ से बी नीचे पढ़ो, इसके ऊपर कौन है वाई वाई, यहाँ वाई को नीचे पढ़ो, इसके ऊपर कौन है वाई को, यहाँ वाई को, वाई वाई वाई। ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बताता है। अगर सीरियसली बोल रहा हूँ, आप कितने एक्टिव है अपने क्वेश्चन को लेकर के, आप क्या एक जगह फोकस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुम ऊपर देख करके वाई को देखो, वाई सिक्स थोड़े बोला नहीं नहीं थोड़ी सी तो ये थोड़ी नहीं है, खत्म है, जीरो है, ऑप्शन नहीं है कोई भी। समझ में बात? तो इसकी ऐसी मजाक तो आराम से ऊपर से नीचे देखना ही तो है, वो भी तुम्हारे पास है। ठीक है, अब ये हो गया प्रीवियस प्रेजेंट, इसको देखना है जो सोर्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 50/3, फिर माइनस 1/6, फिर माइनस 1/6, फिर 1/3। कौन सी होगा एप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट, ये यहाँ के सामने है, हाँ आप से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 1/2 1/3 1/, अब माइनस से मल्टीप्लाई, ये मत भूल जाना माइनस, ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस, सॉल्व। पहले इसको कैंसिल कर दो, 2 इंडिया ठीक है, कितना हो गया 25 माइनस 25/3, 25 into 3 75, 75 minus 55 55, पहला यहाँ पे लिखो। अब सीधे यहाँ लिखो, यहाँ लिखोगे यहाँ लिखो इसको सेकंड पे करते हैं। अब देखो इसको समझना, मैंने पहले बताया था ये 3/4 प्लस है, प्लस लगाओ 1/12, ऐसे ले गया 12, 4 3 जा 3 3 जा 12 1 आया 10/12, फिर आ गया 5/6, सेकंड वैल्यू क्या है 5/6, थर्ड पर चलते हैं 1/4 प्लस 1/12। अब देखो 1/4 1/12 ये आपके पास आ गया 12, तो ये कितना हो गया 3 प्लस 1 4/12 1/3 आया, कोई गड़बड़ तो नहीं है 1/3। फिर उसके बाद में आ जाओ 0 माइनस 1/6 माइनस 1/6, ऑल कैलकुलेशन डन। ठीक है, ये आपके पास में कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या निकालना है थर्ड प्रीवियस, कौन कौन से एलिमेंट है बताओ 25 माइनस का 5/4 माइनस का 3/4 प्रीवियस प्रेजेंट, प्रेजेंट में आप किसको पढ़ोगे सेकंड रो, इसी को लेना है। फर्स्ट के लिए भी यही लिया था, ये लेना है। क्या क्या है 50/3 माइनस का 1/6 माइनस का 1/6 1/3 कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस है ना। अब बेटा के पास कितना कॉमन है, जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो आप नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव से करो। रीजन क्योंकि एक बार तुम नेगेटिव से करो फिर वापस माइनस करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आता तो बेटा कोई बात, पहले माइनस से कर दो फिर माइनस कर दो, नहीं तो सीधी इतनी सी लाइन याद रखनी है, अगर आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो आपके माइंड में आपको नेगेटिव से कर रहे हैं, लेकिन करोगे किससे पॉजिटिव से, तो फिर वो माइनस करना भूल जाना, तो पॉजिटिव से कर दो फिर माइनस कर दो बस। माइनस हाफ से पहले मल्टीप्लाई कर माइनस हाफ, ये माइनस हाफ होगा फिर ये क्या हो गया प्लस हाफ, फिर ये क्या हो गया प्लस हाफ, फिर ये माइनस। अब मैं वापस कर दूंगा माइनस से मल्टीप्लाई, तो वापस वैसे वैसे हो जाएगा ये, अरे हो गया ना वापस वैसे, तो क्यों बढ़ना है इसको दो बार, फिर मैं इसको लिखूंगा नहीं ये प्लस ऊपर चलेगा ये प्लस, फिर मैं बोलूंगा नहीं 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 ये माइनस, फिर ये माइनस, तो तुम्हें ही पता पड़ेगा ना। माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करना क्या करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज रह जाएगा हाफ 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 सॉल्व। अब वो माइनस से एक बार और करना, वो अपन ऑलरेडी कर चुके, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसकी वैल्यू जैसा ना वैसा वैसा रहेगा, कोई डाउट है? अब देखो 20 ये इसको कैंसिल कर 25 25 प्लस है
कितने हुए? 100/100. 100/3. ठीक है, अब इधर आओ, माइनस का 5/4 माइनस का 1/12, टोटल कितना हो गया? 12. 4 3 5 3 माइनस 1, कितना आ गया? माइनस का 16/12, कितना हो गया? 4/3 माइनस का 4/3. ठीक है, फिर अगले पे आइए, माइनस का 3/4 और माइनस का 1/12. एलसीएम आ गया 12, माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का 10/12, कितना आ गया? माइनस का 5/6. समझ आएगी ना? दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव होते हैं. अगला क्या है? 1/6 पॉजिटिव. अगला क्या है? 1/6 प्लस का 1/6. अब कैलकुलेशन, अब यहाँ पर फिर तुम्हें ध्यान देना है क्योंकि हमारे पास में ये दो मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई होंगे, सम होंगे, फिर माइनस. देखो कैसे? 7 × 5/6, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करना 35, 35/6. 5 माइनस 1/6 माइनस 5/6 माइनस 2, इसको अलग करो. पहले इसको सॉल्व करो. ऐसे दोनों का सेम है. 35 माइनस 5 30, ये आया. और 30 में 6 का डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5 माइनस 2. समझ आएगा? फिर आगे चलते हैं, इन दोनों का काम हो गया. देखो 7/3 और माइनस का 5/6. पहले इसको सॉल्व कर लो. 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 7 2 जा माइनस कितने हो गए? 9/6. 9/6 कितना हो गया? 3/2. 3/2 ये वाला है ना, और माइनस करोगे 0, क्या आएगा? 3/2. फिर इधर आ जाओ, माइनस का 7/6, जिसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 7/6. 5 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? प्लस का 5/3. एलसीएम कितना आया? 6 माइनस का 7 3 2 जा प्लस 5 2 जा कितना आ गया? 3/6. दैट इज क्या आ गया? हाँ, ऑल पॉजिटिव. ऑल पॉजिटिव. तो आप लिखोगे यहाँ पर ऑल zj minus cj greater than equals to 0 implies above BFS is optimal. ठीक है, आपका BFS क्या हो गया? ऑप्टिमल हो गया. सो implies optimal solution is. अब देखो जहां पर पढ़ना है x1 है क्या? लेकिन पहला वेरिएबल कौन है? x1. वही से शुरू करोगे. यहाँ पर x1 है क्या? बेसिस में नहीं है, नॉन बेसिक. डेफिनेशन याद है तो क्या होता है? 0. तो x1 क्या हो गया? 0. बात समझ आ गई? यहाँ ढूंढ रहा हूँ कि पहले नंबर पे 3 लिखा है, मेरे लिए तो यही x1 है. x1 नहीं है इन तीनों में, तो x1 क्या हो गया? 0. सेकंड पे चलते हैं. s2 है क्या? कितना है? 50/3. s3 है क्या? 50/3. अब x से मेरे को कोई मतलब नहीं करूंगा, ऊपर cos 0 से मल्टीप्लाई है. मेरे को वही लेना है यहाँ से ओरिजिनल क्वेश्चन में. ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास केवल 3 वेरिएबल होते हैं, x1 x2 x3. 4 5 6 स्लैक है. स्लैक की कॉस्ट 0 0. अगर यहाँ पर तुम 100/3 ले लोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, उनकी आवश्यकता नहीं है. हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई. सो इम्प्लाइज मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, यही से आंसर पता चल जाता है. देखो ये रहा, आप लिख 2x1 इधर, तो 2x1 कितना हो गया? 0 प्लस 5 x2 कितना है? 50/3 है ना. ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लेना प्लस फिर आपका क्या है? 7 50/3. सॉल्व कर लो. ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? इससे इक्वल्स तो 0 हो गया. कितना हो गया? 250/3. कितना हो गया? 350/3. टोटल कितना हो गया? 600 implies maximum z equals to 200. बात समझ में आ गई? ये आपके पास 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए. ठीक है ना. 3 वेरिएबल मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से ऊपर नहीं पूछा जाता है. इससे वेरिएबल बढ़ा सकते हैं, 4 5 6 7 8 तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन कंस्टेंट 3 का भी बहुत हो जाता है. ठीक है ना. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है. लेकिन आपको ये समझना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
सेकंड टेबल में जब आप लोग कोई सी सोर्स लो के अलावा लो बनाते हैं तो हमेशा सोर्स लो की हेल्प से ही बनाए, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन पे हो, चाहे सेकंड पर और चाहे थर्ड। फर्स्ट और सेकंड पर इस क्वेश्चन में दे चुके हो सकता है किसी क्वेश्चन में थर्ड पर आ जाए, तो थर्ड पर आपको होगी तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड की हेल्प से होगी, मतलब सेकंड रो कभी चेंज नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी कि मिनिमम रेशो निकालने के लिए कभी भी नेगेटिव का और जीरो का डिवाइड नहीं किया जाता, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमेशा डैश लगा करके छोड़ दिया जाता। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नेगेटिव नेगेटिव टू, तो बिना मिनिमम रेशो निकाले ही आप सीधा टू को की एलिमेंट बना दो, क्योंकि दोनों नेगेटिव तो निकलेंगे नहीं, अब बचा ही तुम्हारे पास एक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर तीनों नेगेटिव हो जाए तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है ना, वो हमारे एलटीपी की प्रॉब्लम्स आती है, डिटरमिनेंसी, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंसी, इन नामों से इनको जाना जाता है, नॉन फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम बाद की बात से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकता है, नहीं तो वापस से इस वीडियो को ढंग से पहले देखना, अच्छे से समझना, एक एक स्टेप इससे आगे मैं नहीं बता सकता कि मैंने एक एक स्टेप दो दो तीन चार चार बार बोल के बता दिया, इस उम्मीद से तुम कर लोगे और बाद में पता चलता है तुम्हारे से ये नहीं हो रहा है, और इससे ज्यादा तो क्या बताए, हर चीज हर वर्ड तुम्हारे पास में है, जितनी बार सुनना चाहो। मैं कह रहा हूँ जहां अटक जाओ, जिस स्टेप पे अटक जाओ उस स्टेप पर यहाँ से देखो वहां पर देखो, लेकिन से देख देख के किताबों से देख के कॉपियां भर दो अगर इस पेपर में, तो बेवकूफ हो, इससे बढ़िया तो भैया किताब कॉपी बंद रखो, कोई मतलब नहीं। क्लियर है ना, पढ़ना है तो तमीज से किताब से केवल क्वेश्चन उतारना है, मैं तो कहता हूँ आंसर भी चेक नहीं करना है। क्यों करना है, कोई बच्चा बीच में आंसर चेक करेगा जिसको उसकी कैलकुलेशन पर डाउट है, वरना पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के बाद चेक करो ना। मजा तब आता है जब पूरा निकाल दिया, फिर पूरा निकालने के बाद बोलते वो सेकंड टेबल के अंदर तेरा नेगेटिव लग रहा था, फिर उसको काटता है जीरो, फिर शुरू से शुरू करता है ना, वो बच्चा सीखता है। जो यहाँ देखा पहली वैल्यू किताब में से देखा आ गई, ठीक है, दूसरी वैल्यू वहां पर एग्जाम में कौन बताएगा, तुमको किताब लेके जाओगे साथ में कि एक किताब साथ लेकर चेक कहां से करेंगे, सही कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा ना। वहां पर तो प्रैक्टिस वही करो ना, केवल क्वेश्चन देते सॉल्यूशन लिखना शुरू करो, और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में कुछ नया तो लिखना। किताब में क्या देखोगे बेटा, सीधी टेबल बनाई गई है, किताब से देख करके मान लो कभी कभी बुक में कुछ कुछ गलत भी होती है, तुम सही करो, तुम्हारा दिमाग में चलेगा, तुम बार बार बोलोगे इसमें तो यार मेरे तो आ ही नहीं रहा, इसमें तो यार है मेरे तो आ ही नहीं। गलत करोगे टाइम वेस्ट करो। बुक से केवल न्यूमेरिकल उतारना है, जब तक इस पोजीशन तक नहीं पहुंच जाते हो तब तक उसको देखना ही नहीं है। कंप्लीट होने के बाद देखो गलत हो गया तो काट दो, तो ऐसा करेंगे अगर तुम लोग वापस से करो एक बार, फिर हो जाएगा। लेकिन जब खुद ठोकर खा करके खुद वापस करोगे ना तो अगली बार गलती कम होगी, हाँ तो आज गलती सुधरती जाएगी, कभी गलती सुधरेगी ही नहीं। क्लियर है ना, समय दो, आराम से काम करो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ। अभी ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट पे आ जाएगा तो तुम्हारा दिमाग उधर चला जाएगा, फिर सिंप्लेक्स साफ हो जाएगा, फिर तुम्हारे दिमाग में चलेगा ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, फिर उसकी कैलकुलेशन, फिर असाइनमेंट की कैलकुलेशन, सब मिक्स हो जाएगी। इसलिए जितनी प्रैक्टिस सिंप्लेक्स में करनी है करो, एक सिंप्लेक्स बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है तुम्हारा, बहुत बड़ा, और तुम्हारे को बहुत बड़ा करता है, 2 यूनिट कवर करता है बेटा, 2 यूनिट में केवल सिंप्लेक्स और कुछ भी नहीं है, और स्पीड नहीं हुई पेपर छूटेगा, समझ आ रही। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक